नई दिल्ली में 2 दिसंबर से FAI का वार्षिक सम्मेलन शुरू। रबी फसलों की बुआई 317 लाख हेक्टेयर के पार। जूट आयुक्त तय करेंगे स्टॉक सीमा। FAI या फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का देश में किसानों को उर्वरक मुहैया कराने के साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका रही है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 50% की बढ़ोतरी में जहां एक और उन्नत बीज, सिंचाई एवं कृषि प्रबंधन का योगदान रहा है, वहीं कृषि उत्पादन बढ़ाने में उर्वरकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौरतलब है कि उर्वरक उद्योग पिछले कई दशकों से भारतीय किसानों के खेतों में पोषक तत्व तथा उर्वरकों को पहुंचाने का कार्य बखूबी कर रहा है। बदलती परिस्थितियों में फर्टिलाइजर उद्योग के सामने चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनने के लिए हर वर्ष वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। इसी कड़ी में इस वर्ष नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 2 से 4 दिसंबर को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में जानकारी देने के लिए FAI के महानिदेशक ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित की। FAI का जो एनुअल सेमिनार जो हम हर साल करते हैं, इस साल का सेमिनार 2 से 4 दिसंबर तक दिल्ली के अशोका होटल में हम करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास ऑलरेडी 1200 से ज़्यादा डेलीगेट रजिस्टर हो चुके हैं और ये जो FAI एनुअल सेमिनार है, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। तो इसमें ना सिर्फ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लोग आते हैं, गवर्नमेंट के सब मिनिस्ट्रीज़ के, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, सब लोग उसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जितने फॉरेनर्स हैं, जहाँ जहाँ ये फर्टिलाइज़र बनते हैं, उनके जो कंपनीज़ के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इस सेमिनार में 200 से ज़्यादा फॉरेनर्स भी आते हैं 40 कंट्रीज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट माना जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण 3 दिन का हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमारे किसानों की हालत सुधरे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और किसानों की जो इनकम है उसमें सुधार आए। राज्यों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 27 नवंबर 2015 तक 317.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल की बुआई हो चुकी है। 117.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 90.91 लाख हेक्टेयर में दाल, 44.40 लाख हेक्टेयर में मोटा अनाज, 57.08 लाख हेक्टेयर में तिलहन और 8.26 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई रोपाई की गई है। अब तक कवर किए गए क्षेत्र का ब्यौरा और समान अवधि में पिछले साल का ब्यौरा इस प्रकार है। फसल बुआई क्षेत्र 2015-16 लाख हेक्टेयर, बुआई क्षेत्र 2014-15 लाख हेक्टेयर। गेहूं 117.32, 161.57, दालें 90.91, 97.80, मोटा अनाज 44.40, 37.48, तिलहन 57.08, 65.73, धान 8.26, 10.04, कुल 317.96, 372.61। कच्चे जूट और B12 जूट बैगों की कीमतें नियंत्रित होते देख जूट आयुक्त के कार्यालय ने जूट मिलों पर स्टॉक सीमा लगाने पर जोर दिया है। इसके अलावा आयुक्त कार्यालय ने B12 जूट बैगों की कीमतों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। कालाबाजारी और कुछ मिल मालिकों और कारोबारियों द्वारा कीमतों से छेड़छाड़ करने की वजह से कच्चे जूट की कीमतें 49,000 रुपए प्रति टन के स्तर तक पहुंच गई हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कीमतें 28,000 रुपए प्रति टन पर थी। इस तरह कीमतों में करीब 75% का इजाफा हुआ है। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के अनुसार कच्चे जूट और इसके साथ ही B12 बैगों की कीमतें कालाबाजारी की वजह से चढ़ेंगी। जूट आयुक्त कार्यालय ने स्टॉक सीमा तय करने के लिए एसोसिएशन से राय मांगी है। असम में आलू की बुआई करना अच्छा रहेगा। साथ ही असम में किसान सरसों की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। खेतों को जोतकर समतल कर लें, खरपतवार को पूरी तरह से साफ करें। यहाँ बोरो धान लगाना भी बेहतर रहेगा। मणिपुर में मसूर और सरसों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आलू की बुआई भी की जा सकती है। मिजोरम में सरसों में बुआई करना बेहतर रहेगा। सौराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में नींबू की फसल में सिंचाई का ध्यान रखें।
फसल की जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में केले की रोपाई करना अच्छा रहेगा। वहीं हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में भी इस समय गेहूं की बुआई करना अच्छा रहेगा। पूर्वी राजस्थान के मैदानी इलाकों में गेहूं और आलू की बुआई करें। पूर्वी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी इलाकों में गेहूं, बरसीम और जौ की बुआई करना बेहतर रहेगा। गुजरात के तटीय इलाकों में गेहूं और सरसों की बुआई कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में आलू की बुआई करें। सौराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में गेहूं की बुआई करना अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ किसान प्याज की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसान भाइयों, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश किसान खेतीबाड़ी और पशुपालन पर आश्रित हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश की करीब 60% आबादी कृषि पर निर्भर है और करीब 23% लोगों की आय का प्रमुख जरिया पशुधन है। देश के शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, मुर्गी, भेड़ आदि पालकर जीविकापार्जन करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में पशुधन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुधन देश के लोगों के लिए रीढ़ का काम कर रहा है। विश्व में सबसे अधिक पशुधन भारत में है। भारत में पशुओं की संख्या करीब 512 मिलियन है। देश के विकास में पशुधन की बढ़ती महत्ता को देखते हुए सरकार लगातार दुधारू पशुओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2013-14 के बजट में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए जहां 300 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का आवंटन कर पशुधन को विकसित करने का प्रयास किया गया, वहीं वर्ष 2014-15 के बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कर सरकार ने पशुधन की महत्ता को और तेजी से बढ़ाने का संकेत दिया। पशुधन बढ़ाने के पीछे मकसद दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए
चारे की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। पशुओं के लिए चारे की कमी पड़ रही है। देश में आज भी हरे चारे की 35.6% और सूखे चारे की 10.9% कमी है। इस कमी के कारण घरेलू पशुओं के अलावा भेड़ व बकरी जैसे पशुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चारागाहों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें उत्तम व पौष्टिक चारा नहीं मिल पा रहा है। चारे की समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आ रही है। लगातार विकास कार्यों और बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण प्राकृतिक चारागाहों पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है और इनका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। पशुधन बढ़ने के साथ ही इनके लिए चारे की व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देश भी जूझ रहे हैं। चारे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए हर देश चिंतित है। इस समस्या से निपटने के लिए हर देश समाधान की खोज में लगे हुए हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इस चुनौती से जूझ रहे देश हर 4 साल पर इकट्ठा होकर चारे की समस्या को दूर करने के बारे में चर्चा करते हैं। चारे की समस्या भारत में भी बड़ी समस्या बन चुकी है, इसलिए इस समस्या से जूझ रहे भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चारागाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय चारागाह सम्मेलन में विश्व के 47 देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने अपने विचार साझा किए। ICAR और IGFRI के साथ रेंज मैनेजमेंट सोसाइटी के साझा सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन के बारे में प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर S. अय्यप्पन, IGFRI के निदेशक और 23वें अंतर्राष्ट्रीय चारागाह सम्मेलन के राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर P.K. घोष सहित देश विदेश के कई प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। इस सम्मेलन के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर S. अय्यप्पन ने कहा कि विश्व में चारागाह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। चरने वाले जानवरों के लिए चारागाह एक सुरक्षित भोजनशाला है, लेकिन इसकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। चरने वाले जानवरों के लिए 250 टन प्रति हेक्टेयर चारे की जरूरत होती है, जिससे दुधारू पशुओं को सही मात्रा में पौष्टिक भोजन मिल सके। श्री अय्यप्पन ने कहा कि चारागाह का प्रयोग भेड़ व बकरी पालन करने वाले पशुपालकों के अलावा दूसरे जानवर भी करते हैं। ऐसे में चारागाहों की कमी ऐसे जानवरों के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। चारा उत्पादन कर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। जानवरों के चारागाह पॉलिसी और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय चारागाह कांग्रेस कंटिन्यूइंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर डेविड मवांगी ने कहा कि आज चारागाहों की और अधिक आवश्यकता है। इसमें कमी होने से पशुओं को नुकसान होगा। इस समस्या के बारे में और अधिक चर्चा किए जाने की जरूरत बताते हुए श्री मवांगी ने 4 साल के समय को कम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय चारागाह कांग्रेस को हर 2 साल पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चारागाहों पर रुचि रखने वालों को सोचना होगा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। श्री मवांगी ने कहा कि कांग्रेस में हम अनुभवों को साझा करेंगे, जिससे कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए 9% चारागाहों का होना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज में भी चारागाहों की प्रभावी भूमिका है। चारागाह कम होंगे तो पर्यावरण पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय चारागाह कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर P.K. घोष ने कांग्रेस में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर हम सभी समस्या के समाधान के लिए बेहतर रास्ते खोज सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस में 120 से अधिक
प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे सबको इस बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। श्री घोष ने कहा कि भारत में इस सम्मेलन का आयोजन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हमें समस्या का समाधान करने में व्यापक मदद मिलेगी। हमारा देश में जो इतना पशुपालन जो है, पशु लाइव स्टॉक जो है, जो पशु है, ये हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें के लिए हमारा चारा का कमी है। हमारा जो खेतीबाड़ी जो है उसमें हमें पहले खाने का फसल में ध्यान देते हैं, चारा के लिए ज़मीन हमारा पास उपलब्ध नहीं है। अब उसके लिए हमें एक ही बचा है, जो चारागांव है, इसको कैसे हम इसको बचाएं और इसको कैसे आगे बढ़ा के जो कि हमारा चारा का सफिशेंट चारा हमको मिले। और ये अगर पॉलिसी हमारा ग्रेजिंग लैंड और ग्रेजिंग पॉलिसी और शिप कम्युनिटी डेवलपमेंट का, लैंड डेवलपमेंट का अगर हमें पॉलिसी मिल गया तो हमें इतना राहत मिलेगा कि हमें क्वालिटी फॉडर मिलेगा, टाइमली फॉडर मिलेगा और हमें दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा। दूध उत्पादन में हमारा देश सबसे आगे है और इसमें हमें और भी हमको मिलेगा, क्योंकि हमें देखिए जो छोटा छोटा फार्मर्स है, हमारा जो किसान है, उनका लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट का, लाइवलीहुड मेंटेन करने का एक ही रास्ता है, जो पशु, और पशु को चारा मिल जाए, हरा चारा मिल जाए और इसको तो दूध बढ़ाएं तो इसमें लाइवलीहुड उनका बढ़ेगा। ये हमारा प्रयास है। हमें आशा है ये हमारा जो देश में हमारा जो गवर्नमेंट जो इसको जो इंटरनेशनल ग्रासलैंड कांग्रेस कराने के लिए जो अनुमति दिया है, और हमारा इंटरनेशनल ग्रासलैंड कांग्रेस कंटिन्यूइंग कमेटी जो 14 देश का इससे मेंबर है, इसीलिए हमें लगता है, जो हमें आशा है, जो इसी में हमारा देश का काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारा जो लाइव स्टॉक फार्मर्स है उसको काफ़ी जानकारी मिलेगा और इसमें पॉलिसी आने से इनको काफ़ी हमारा देश में चारा का जो कमी है इसमें सुधार मिलेगा। कांग्रेस में उपस्थित भारत सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज विभाग के सचिव अशोक कुमार ने कहा कि भारत में नीलगिरी में 16 ग्रासलैंड, बनी ग्रासलैंड सहित कई ग्रासलैंड रिजर्व बनाए गए हैं, जिन्हें और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। सिक्किम में भी पाइन रिजर्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन ग्रासलैंड में और अधिक प्लांटेशन किया जा रहा है, जिससे ये चरने वाले पशुओं के लिए अधिक उपयोगी बन सके। 23वें अंतर्राष्ट्रीय चारागाह कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर पंजाब सिंह ने कहा कि भारत में आयोजित इस सम्मेलन में हम चारागाहों पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इससे विश्व में एक सिनेरियो बनेगा। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश किसान चारागाहों पर आश्रित हैं। देश में 50% चारागाह कृषि पर और 50% दूसरे माध्यमों पर निर्भर है। इसे और अधिक बढ़ाए जाने की जरूरत है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी चारागाह मददगार है। इसे बढ़ाकर जानवरों को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। पूर्व सचिव डॉक्टर RS परोड़ा ने इस मौके पर चारागाहों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्राकृतिक चारागाहों के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने चारागाहों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे बचाया जा सकता है। श्री परोड़ा ने कहा कि भारत में प्रति हेक्टेयर जानवरों की संख्या 10 है। ऐसे में चारागाहों का विकास जरूरी है। इस दिशा में पंचायतें बेहतर भूमिका निभा सकती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस अवसर पर चारागाहों पर आधारित 3 पुरस्कारों का भी विमोचन किया और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस में आए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्व में सबसे अधिक पशुधन भारत में पाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर ये पहला आयोजन है और इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि विश्व भर में सबसे अधिक पशुधन भारत में पाया जाता है और वर्तमान में हमारे देश में इसकी संख्या लगभग 512 मिलियन है। भारत में विश्व की 56% भैंस, 12.5% गोजातीय पशु तथा 20% से ज़्यादा जुगाली करने वाले छोटे पशु पाए जाते हैं। फसल और पशुधन
हमारे देश के मिश्रित कृषि प्रणाली के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। वर्तमान में भारत में हरे चारे की लगभग 35.5% और सूखे चारे की लगभग 10-11% की कमी है। पिछली पंचवर्षीय योजना से पशुपालन, पशु एवं वन्य विभाग द्वारा चारा संसाधनों को बढ़ाने के मुद्दे को देखा गया, जिसके लिए मुख्यतः चारे की खेती पर आधारित स्टॉल फंडिंग को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। इस योजना का फोकस मुख्यतः चारे की खेती को बढ़ावा देना और चारे की कटाई उपरांत रख रखाव करने पर केंद्रित है। 23वें अंतर्राष्ट्रीय चारागाह कांग्रेस के दौरान किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, जिसमें IGFRI से जुड़े कई वैज्ञानिकों ने अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। चारागाह एवं चारा अनुसंधान से संबंधित विभिन्न विषयों पर देश विदेश से करीब 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। इनका मुख्य विषय चारागाह में कैसे सुधार किया जाए, देश में चारागाह का कैसे विकास किया जाए तथा पशुओं को अधिक से अधिक चारा कैसे उपलब्ध कराया जाए, यह एक मुख्य विषय है। यह जो 23वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्रासलैंड कांग्रेस हो रही है, इसका हमारे देश में, पूरे विश्व में विशेष स्थान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पहली बार हमारे देश में हो रही है और इसके होने से हम चाहेंगे कि एक चीज़ को सबसे ज़्यादा उत्थान की तरफ ले जाया जाए कि पशुपालन को कैसे चारागाह से या चारा प्रोडक्शन से जोड़ करके उनकी उन्नति हो और पशुपालन के ज़रिए हमारे किसानों की और पूरे देश के सारे पब्लिक की, सारे जनसंख्या की उन्नति हो। इसमें एक बड़ा भारी जुड़ाव है और जहाँ तक हो सके जो ज़मीन बची हो, चाहे वो बंजर हो, चाहे वो छोड़ दी गई हो या उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, उसको हमें चारागाह में, उसको ग्रासलैंड में बदलना चाहिए। और जहाँ भी हो सके हम कोशिश करें कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन के विचार से भी चारा ज़्यादा पैदा कर सके तो इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट, समन्वित करके, समेकित करके हमको आगे बढ़ाना हो। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।